मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे इस सेशन में। आज हम करने जा रहे हैं वीडियोस के कल जो एग्ज़ाम है वीडियो का 9 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आयोजन तो दोस्तों भोपाल के अंदर इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? भोपाल में। भोपाल आपको पता ही है एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसमें विजेता जो टीम है दोस्तों वो हरियाणा रही। तो विजेता टीम का खिताब दोस्तों हरियाणा ने जीता, यानी फर्स्ट जो रही वो दोस्तों हरियाणा रही। और सेकंड यानी कि हरियाणा ने जिसे हराया तो तमिलनाडु तो तमिलनाडु की जो टीम थी उस वह उप विजेता रही दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है दोस्तों? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी WHO GCTM का हो गया दोस्तों कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इसे दोस्तों जामनगर गुजरात के अंदर गुजरात में इसे स्थापित किया गया है दोस्तों। आयुष मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा ठीक है दोस्तों, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और आपको पता ही है मंत्री कौन है आयुष मंत्रालय के? सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों। इसके बाद में इसकी उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो परंपरागत मेडिसिन है उनको बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है दोस्तों। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख कौन है दोस्तों? इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसके प्रमुख है दोस्तों विजय सांपला है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, रेखा शर्मा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि राजस्थान देश के अंदर कौन कौन सी फसलों के अंदर फर्स्ट स्थान पर रहता है। तो इसमें हमारे पास जैसे बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, इनके अंदर फर्स्ट स्थान किसमें है दोस्तों? राजस्थान का। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का देश में स्थान दोस्तों, राजस्थान का देश में जो स्थान है तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन से स्थान पर है? बाजरा के अंदर फर्स्ट स्थान पर है। और गवार के अंदर आ जाए तो भी दोस्तों राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। अगर पूछ लिया जाए दलहन के अंदर, दलहन उत्पादन में दोस्तों फर्स्ट स्थान पर है राजस्थान। और अगर तिलहन के बारे में पूछ लिया जाए, तिलहन के बारे में, तो तिलहन में भी दोस्तों ये राजस्थान जो है वो
उत्पादन के अंदर फर्स्ट स्थान पर है। अगर चना के बारे में पूछ लिया जाए तो चना राजस्थान देश के अंदर फर्स्ट स्थान पर है, चना में भी, ठीक है दोस्तों। और अगर इसके बाद में पूछ लिया जाए सरसों में, तो सरसों उत्पादन के अंदर भी दोस्तों राजस्थान वो फर्स्ट स्थान पर रहता है। और अगर इसके बाद अलावा इसके अगर पूछ लिया जाए कि मूंगफली और सोयाबीन में, तो दोस्तों मूंगफली के अंदर राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में दोस्तों राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। अगर सोयाबीन के बारे में पूछ लिया जाए तो सोयाबीन में राजस्थान सोयाबीन उत्पादन के अंदर तीसरा स्थान है राजस्थान का। तो ये महत्वपूर्ण जो उत्पादन है वो राजस्थान किस किस में फर्स्ट और सेकंड थर्ड रहा है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए पंडित बिरजू महाराज, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों पंडित बिरजू महाराज दोस्तों लखनऊ आपको पता ही है कहाँ पर है, यूपी में है। तो इनका संबंध है दोस्तों वो कथक से है। कथक करने वाले थे पंडित बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए लता मंगेशकर के बारे में, तो लता मंगेशकर दोस्तों इनके नाम पर अभी क्या है कि एक अवार्ड शुरू किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दोस्तों ये पहली बार पीएम मोदी को दिया गया है। पहली बार ये पहला अवार्ड जो है वो पीएम मोदी जी को दिया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है हाल ही में, तो पीएम मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है। और अगर लता मंगेशकर जी से कुछ और इनसे संबंधित कुछ और पूछ लिया जाए तो दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण मिला है 1999 में पद्म विभूषण से भी इन्हें नवाजा गया दोस्तों 1999 में। और दोस्तों इन्हें भारत रत्न मिला 2001 के अंदर, इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया दोस्तों। और इसके बाद में आप विपिन रावत के बारे में तो जानते ही होंगे, जनरल विपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हुआ था दोस्तों। जनरल विपिन रावत दोस्तों पहले फर्स्ट सीडीएस यानी हमारे देश के जो पहले सीडीएस थे वो जनरल विपिन रावत थे दोस्तों। ये देहरादून के रहने वाले दोस्तों गोरखा बटालियन से संबंधित थे। देहरादून के थे दोस्तों ये, और गोरखा बटालियन से दोस्तों। और इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया दोस्तों। पद्म विभूषण 2022 को इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया था जनरल विपिन रावत को। इसके बाद में हमारा राजस्थान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त। तो राजस्थान राज्य परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त दोस्तों कन्हैया लाल स्वामी है दोस्तों, कन्हैया लाल स्वामी। और इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के बारे में, तो राजस्थान राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के बारे में पूछ लिया जाए तो दोस्तों भास्कर आत्माराम सावंत नाम आता है। भास्कर आत्माराम सावंत का नाम आता है दोस्तों। और इससे
इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए रामगढ़ विषधारी पार्क या रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, कौन सा टाइगर रिजर्व से घोषित किया गया है दोस्तों, तो उसके बारे में अगर पूछ लिया जाए तो रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों देश का कौन सा प्रोजेक्ट है दोस्तों, देश का 52वां है दोस्तों, देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 53वां टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो दोस्तों गुरु घासीदास टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 53वां देश का नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में अगर वैसे आपसे पूछ लिया जाए तो देश का नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट गुरु घासीदास टाइगर प्रोजेक्ट है और देश का 53वां टाइगर प्रोजेक्ट है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट, तो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसे देश का राजस्थान का नवीनतम व चौथा टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए तो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों बूंदी के अंदर आता है, बूंदी राजस्थान के अंदर। इसके बाद में दोस्तों अगर पूछ लिया जाए तो कार्बन न्यूट्रल की पहली पंचायत कौन सी है, देश की कार्बन न्यूट्रल की पहली पंचायत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है दोस्तों पल्ली पंचायत, जिसे कार्बन न्यूट्रल की पहली पंचायत घोषित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1993 से इसे दोस्तों शुरू किया गया था। तो इस बार इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के पल्ली पंचायत में किया गया था दोस्तों। इसका आयोजन पल्ली पंचायत के अंदर किया गया था, जम्मू कश्मीर के पल्ली में आयोजन किया गया था इसका। और ये पल्ली जो है दोस्तों ये देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित की गई दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ भी सकता है दोस्तों। और आपको पता ही है प्रोजेक्ट 75 के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये पनडुब्बी बनाने का प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसके तहत फ्रांस और भारत मिलकर 6 पनडुब्बी बनाएंगे। कितनी पनडुब्बी बनाएंगे दोस्तों, भारत व फ्रांस के द्वारा 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 4 का निर्माण हो चुका है और 5वीं का भी निर्माण चल रहा है। और इसका निर्माण जो है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के तहत, भारत के अंदर ही मेड इन इंडिया के तहत इसे बनाया जा रहा है मझगांव डॉक लिमिटेड के अंदर दोस्तों। मझगांव डॉक लिमिटेड कंपनी में इसे बनाया जा रहा है दोस्तों, इनका निर्माण किया जा रहा है। और इनमें ये जो 6 की 6 पनडुब्बी हैं, इनके नाम भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। कलवरी हो गया एक, तो कलवरी कौन कौन से है दोस्तों, कलवरी हो गया, खांडेरी हो गया, करंज हो गया, वेला हो गया दोस्तों, एक हो गया वागीर और हो गया एक वागसीर। तो ये 6 की 6 आपको पनडुब्बियों के नाम भी दोस्तों पता होना चाहिए, जिसमें से वागसीर का अभी निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए हुनर ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, यानी जो हेल्थ वाले प्रोडक्ट है वो बनाने वाली कंपनी है, उनमें जो फर्स्ट स्थान पर है दोस्तों, उनकी लिस्ट में भारत का एक व्यक्ति है। कौन सा दोस्तों, साइरस पुणेवाला जो दोस्तों फर्स्ट स्थान पर आया है। अभी फर्स्ट स्थान पर कौन आया दोस्तों, साइरस पुणेवाला आया है हुनर ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के अंदर। कोविशील्ड इसी के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों,
शील्ड का निर्माण इसकी कंपनी जो कि सीरम इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा बनाई गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर दोस्तों इसकी कंपनी है। साइरस पुणेवाला की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, जिसके द्वारा कोविशील्ड बनाई गई थी दोस्तों। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज दिवस दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है दोस्तों। 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, और इस बार 2022 में इसकी थीम अगर आपसे पूछ ली जाए तो धरोहर और पर्यावरण है दोस्तों। धरोहर और पर्यावरण इस बार वर्ल्ड हेरिटेज दिवस की जो थीम रखी गई थी वो है दोस्तों, और 18 अप्रैल को यह दिवस वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे राजस्थान के महत्वपूर्ण है कि एल रूट सर्वर की स्थापना कहाँ पर की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। एल रूट सर्वर, तो एल रूट सर्वर जो है दोस्तों वो राजस्थान के अंदर भामासा स्टेट डाटा सेंटर जो है, यानी वो भामासा स्टेट डाटा सेंटर जो है वो राजस्थान के जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। अगर किसी प्रकार की भी आपदा आती है तो आपके मोबाइल में इंटरनेट जो सेवा है वो बाधित ना हो, इसलिए इसको शुरू किया गया है दोस्तों। और देश का ऐसा पहला राज्य राजस्थान है जिसने इस प्रकार का जो सर्वर है वो लॉन्च किया है दोस्तों। तो एल रूट सर्वर का आपको पता चल गया कि जयपुर के भामासा स्टेट डाटा सेंटर जयपुर के अंदर है दोस्तों। इसे एल रूट सर्वर को भामासा स्टेट डाटा सेंटर जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। किस लिए दोस्तों, आपदा में किसी प्रकार की, जब राजस्थान के अंदर आपको किसी प्रकार की आपदा अगर आती है तो आपका मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल में किसी प्रकार की भी इंटरनेट सेवा जो है वो बाधित नहीं होगी। और राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की सेवा को शुरू किया है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए WHO के बारे में, अभी पीछे क्या है कि WTO WHO इनके बारे में क्वेश्चन दोस्तों आता ही रहता है। तो आपको क्या है कि अगर पूछ लिया जाए WHO के बारे में, तो WHO के बारे में देखिए दोस्तों, पूर्ण नॉलेज आपको देने जा रहा हूं अभी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। मुख्यालय है जिनेवा आता है दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर। जिनेवा कहाँ पर है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के अंदर। और हम 7 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों WHO की स्थापना के दिन से ही हम बनाना हमने शुरू किया है दोस्तों। तो WHO की स्थापना दोस्तों 1948 के अंदर 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई थी दोस्तों WHO की। तो तभी से 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों 194 देश इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अभी जो इसके अंदर है WHO के अंदर 194 देश शामिल है। और इसके अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके महानिदेशक के बारे में, तो टेड्रोस जो है गैब्रिएलिस या एडहोमन, तो वो इसके दोस्तों क्या है, महानिदेशक है। तो टेड्रोस महानिदेशक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए उप महानिदेशक के बारे में, उप महानिदेशक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इनका संबंध किससे है दोस्तों, भारत से है। तो सौम्या स्वामीनाथन कौन है दोस्तों, उप महानिदेशक है WHO की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय
WHO का मुख्यालय? तो दोस्तों दिल्ली के अंदर है भारतीय WHO का मुख्यालय। और मैंने आपसे WHO से संबंधित एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी पीछे करवाया पीछे के क्वेश्चन के अंदर, तो वो कहाँ पर है दोस्तों? जामनगर गुजरात के अंदर है। इसके बाद में दोस्तों आपसे ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, इनके बारे में अगर पूछा जाए तो दोस्तों देखिए, ऑपरेशन गंगा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो ऑपरेशन गंगा का आपको पता ही है दोस्तों। पीछे अभी क्या है कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध की शुरुआत में भारतीय जो यूक्रेन के अंदर जो भारतीय थे उनको वापस भारत के अंदर लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसे दोस्तों उसका नाम रखा गया ऑपरेशन गंगा। तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई दोस्तों, ठीक है। और ये 26 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है दोस्तों वो अफगानिस्तान से, यानी पीछे जो अभी तालिबान द्वारा पीछे आक्रमण कर दिया गया था अफगानिस्तान सरकार पर, तो वहाँ पर जो भारतीय थे या जो भारतीय समुदाय से संबंधित थे, तो या किसी भी धर्म के थे जिन्हें आपदा के समय दोस्तों भारत में लाया गया, तो वो क्या था दोस्तों? ऑपरेशन देवी शक्ति था। अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया गया था दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों ऑपरेशन शक्ति के बारे में, ऑपरेशन शक्ति के बारे में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा कि परमाणु बम जो है, 5 परमाणु बम विस्फोट किए गए थे। 5 परमाणु बम अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम जी के सानिध्य में 5 परमाणु बम विस्फोट किए गए थे दोस्तों। परमाणु परीक्षण किया गया था, परीक्षण किया गया था दोस्तों। तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। और पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों उसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा जो है दोस्तों, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये इंदिरा गांधी जी के समय में 18 मई 1974 को इसका परीक्षण किया गया था दोस्तों। और इसके बाद में ऑपरेशन जो शक्ति है, दूसरा परमाणु परीक्षण, वो 11 और 13 मई को किया गया था दोस्तों। इसके बाद में एक क्वेश्चन है दोस्तों, बुक से संबंधित है, मैं आपको करवाना चाहूँगा कि द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन बुक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोस्तों हमारे जो संविधान निर्माता है अंबेडकर जी, उन पर लिखी गई है। और राजेश तलवार नाम का एक व्यक्ति है जिसके द्वारा इसे लिखा गया है दोस्तों। राजेश, इस बुक के लेखक कौन है दोस्तों? बुक के लेखक है दोस्तों राजेश तलवार। राजेश तलवार नाम का एक व्यक्ति है जिसके द्वारा द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसे लिखा गया है दोस्तों। और इसका विमोचन जो है दोस्तों वो 14 अप्रैल, अभी उनकी जयंती पर 14 अप्रैल यानी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर इसका विमोचन किया गया था दोस्तों। 14 अप्रैल 2022 को राजेश तलवार जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका विमोचन किया गया। और उस बुक का नाम जो है वो दोस्तों है
कि द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो बुक है दोस्तों वो इनके बचपन पर आधारित है, बचपन का वर्णन इसमें किया गया है दोस्तों। और इससे संबंधित 14 अप्रैल को तो आपको पता ही है कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे समानता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। और ये अंबेडकर जयंती भी है दोस्तों, और भगवान वर्तमान महावीर जयंती भी बनाई जाती है दोस्तों 14 अप्रैल को। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। और 2022 में 22 की इसकी थीम जो है दोस्तों, थीम क्या है दोस्तों, इन्वेस्ट इन ओवर प्लैनेट। इस बार 2022 में पृथ्वी दिवस की जो थीम है दोस्तों इन्वेस्ट इन ओवर प्लैनेट है। और 2022 की थीम क्या होगी दोस्तों, इन्वेस्ट इन ओवर प्लैनेट। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को बनाया जाता है। और 22 मार्च अगर आपसे पूछ लिया जाए 22 मार्च, तो दोस्तों जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, 22 जून के बारे में, तो इन सभी का एक साथ लिख लीजिए दोस्तों। 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों जल दिवस। 22 अप्रैल को भी आपको करवाया था पृथ्वी दिवस हो गया दोस्तों। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री है दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला जी। तो उनके द्वारा क्या किया गया है, एक समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की गई है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो समुद्री शैवाल पार्क है इसको विकसित करने के बाद में क्या है कि मछुआरों की जो आजीविका है उसको सुधार किया जा सकता है दोस्तों। तो समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर इसे विकसित किया गया है। तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है दोस्तों इसको। और किसके द्वारा दोस्तों, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है दोस्तों, ये अपने केंद्रीय मंत्री हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के, डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों कौन, पुरुषोत्तम रूपाला। और शिक्षा मंत्री का आपको पता ही है धर्मेंद्र प्रधान हो गया, पर्यावरण मंत्री के भूपेंद्र यादव हो गए, और सर्बानंद सोनोवाल आपको पता ही है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय, तो अर्जुन मुंडा जी है वो इसके मंत्री हैं दोस्तों। अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों, अर्जुन मुंडा जी है। इसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। BRO के द्वारा एक सुरंग बनाई जा रही है जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जाएगी। 2025 में इसका निर्माण किया जाएगा दोस्तों। तो BRO के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों सीमा सड़क संगठन है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन। BRO क्या है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन है दोस्तों। ये रक्षा मंत्रालय के अंडर में कार्य करता है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अंडर में
मतलब सीमा पर किसी प्रकार की जो सड़क वगैरह है, सुरंग वगैरह है, उनका निर्माण करना है दोस्तों, वो बीआरओ के द्वारा किया जाता है। अभी क्या है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए दोस्तों एक सुरंग बनाई जा रही है। उसका नाम है शिंकुला दर्रे में शिंकुला प्रोजेक्ट शिंकुला। ठीक है दोस्तों, उसका क्या नाम है दोस्तों, प्रोजेक्ट योजक के तहत शिंकुला दर्रे में इसका निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट योजक के तहत शिंकुला दर्रे में 16,580 फीट ऊंचाई पर 80 फीट की ऊंचाई पर 4.25 किलोमीटर की ये सुरंग जो दोस्तों बनाई जाएगी बीआरओ के द्वारा। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर जो सुरंग है वो शिंकुला सुरंग होगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जो है उसके द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है, जन निगरानी ऐप। तो जन निगरानी ऐप कहाँ पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है दोस्तों, उनको तो आप जानते ही होंगे, उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और जन निगरानी ऐप जो है वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। और इनके संरक्षण में इस ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। और इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों, सरकार की कोई भी योजनाएं हैं तो उनके बारे में शिकायत या मतलब किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता होती है तो वो इस ऐप के द्वारा की जा सकती है दोस्तों, जन निगरानी ऐप के द्वारा। इसके द्वारा शिकायत है जो कभी भी की जा सकती है दोस्तों। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है हमारे पास दोस्तों कि शुद्ध हरित, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे जाने की 100% संभावना है वीडियो के अंदर कि शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट पायलट प्लांट, शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट। तो शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो दोस्तों जोरहाट असम के अंदर एक स्थान है जोरहाट, वहाँ पर इसको विकसित किया जा रहा है दोस्तों। और ये भारत का पहला है, इस तरह का प्लांट है तो दोस्तों भारत का पहला है, भारत का पहला प्लांट है इस तरह का, पायलट प्लांट के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है दोस्तों। और अच्छा इसका उत्पादन देखकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा दोस्तों। और इसमें क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन क्या है, ये फ्यूल के रूप में इसे यूज में लिया जाएगा, यानी शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, 99.99% शुद्धता होगी इसके अंदर, हाइड्रोजन की क्या होगी दोस्तों, 99.99% की शुद्धता होगी इसके अंदर। पूछ लिया जा सकता है कि शुद्धता कितनी होगी, तो 99.99% होगा दोस्तों। और इसे ऑपरेट दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों, स्थापित किया गया है।
ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे दोस्तों स्थापित किया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए सरमत के बारे में। सरमत क्या है? सरमत दोस्तों दुनिया की किसी भी कोने में अटैक करने के लिए रूस के द्वारा एक ऐसी मिसाइल तैयार कर ली गई है जिसकी मारक क्षमता क्या है दोस्तों? 18,000 किलोमीटर है। 18,000 किलोमीटर तक रूस कहीं से भी कहीं पर भी क्या कर सकता है दोस्तों? अटैक कर सकता है। ये दोस्तों मिसाइल है सरमत। क्या है दोस्तों? मिसाइल है, किसकी है? रूस द्वारा निर्मित मिसाइल। रूस द्वारा निर्मित मिसाइल है दोस्तों। और ये किस प्रकार की है? आईसीबीएम। आईसीबीएम का मतलब हो गया दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गई दोस्तों। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गई दोस्तों। और रूस के द्वारा इसे निर्माण किया गया है। सरमत मिसाइल का संबंध पूछ लिया जाए तो रूस से इसका संबंध आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022, तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 के बारे में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र कहाँ पर हुआ दोस्तों? जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन 2022 का आयोजन दोस्तों जवाहर कला केंद्र, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और आयोजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 30 अप्रैल से 9 मई 2022 को किया गया दोस्तों। 30 अप्रैल से 9 मई 2022 को इसका आयोजन किया गया। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान की अगर आपसे पूछ लिया जाए हेल्दी विलेज किसे घोषित किया गया है? राजस्थान का केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया गया है दोस्तों। राजस्थान का एक जयपुर के विराटनगर तहसील में एक दोस्तों गांव है जवानपुरा। कौन सा गांव है दोस्तों? जवानपुरा, जिसे हेल्दी विलेज घोषित किया गया है दोस्तों। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर इसे चुना गया है। राजस्थान के अंदर हेल्दी विलेज किसे चुना गया है दोस्तों? जवानपुरा को चुना गया है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन आता है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? ये जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये इंस्टीट्यूट दोस्तों जोधपुर के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए जागृत जयपुर अभियान अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों इसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक का जो उपयोग किया जाता है उसे बंद करने के लिए उसके खिलाफ एक अभियान चलाया गया। जयपुर में से शुरू किया गया दोस्तों। जयपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए इस अभियान को दोस्तों शुरू किया गया है। और आपको पता ही होगा 1 जुलाई से पूर्णतः सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसे बंद कर दिया गया। जिस प्रकार से प्लास्टिक हो गया, जो जूस की स्टिक होती है दोस्तों, और पाउच वगैरह आते हैं, जैसे दूध की थैलियों के पाउच वगैरह हो गए, उनको भी दोस्तों प्रतिबंध कर दिया गया है। पानी की जो बोतल होती है और जैसे स्ट्रॉ वगैरह हो गई, तो इनको क्या दोस्तों अभी बंद कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इसे पूर्णतः 1 जुलाई से इसे बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है।
इसके बाद में दोस्तों हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के बारे में, तो दोस्तों भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों अभी अजय कुमार सूद को बनाया गया है। किसके स्थान पर दोस्तों? विजय राघवन के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अजय कुमार सूद को विजय राघवन के स्थान पर नियुक्त किया गया। इसके बाद में दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है कि एनआईए के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि एनआईए क्या है अभी चर्चा में है और इसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में कत्ल किए जा रहे हैं, जैसे उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल का कर दिया गया, अमरावती के अंदर उमेश कुमार का कर दिया गया, उसी प्रकार क्या है कि एनआईए क्या है, जांच एजेंसी है, राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो वो क्या है, उनकी इसके बारे में भी सवाल चर्चा में आने के कारण दोस्तों क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। एनआईए क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी। किसके लिए दोस्तों? आतंकवाद को रोकने के लिए। इसकी स्थापना दोस्तों मुंबई हमले के बाद 2008 के अंदर की गई। 2008 में मुंबई अटैक के बाद 2008 एक्ट के अनुसार इसकी स्थापना की गई दोस्तों। और अभी क्या है, 21 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस बनाया गया था दोस्तों। 21 अप्रैल को दोस्तों सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस भी 21 अप्रैल को ही बनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को कौन सा और दिवस मनाया, स्थापना दिवस में मनाया गया इनका 13वां स्थापना दिवस दोस्तों मनाया गया नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे दोस्तों अमित शाह को चुना गया था। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, तो इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, तो दोस्तों इसे 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री कौन से दोस्तों? वीरेंद्र कुमार द्वारा इसे शुरू किया गया दोस्तों। इसके शुरू कहाँ पर किया गया दोस्तों? वाराणसी के अंदर, BHU के अंदर इसे शुरू किया गया है। ये किस लिए दोस्तों? अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या होगा दोस्तों, सिविल सर्विस के अंदर उनको पढ़ाई करने के लिए, रहने के लिए सुविधा वगैरह है, तो उसके लिए दोस्तों जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 75,000 रुपये। क्या होगा दोस्तों? अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दोस्तों
75,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है? इस केंद्र को वाराणसी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर इसे स्थापित किया गया है, जो कि वाराणसी के अंदर है। और किस लिए दोस्तों? अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं उनको सिविल सर्विस में उनकी बढ़ोतरी करने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों उनको तैयारी करवाने के लिए 75,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसलिए इस केंद्र की स्थापना वाराणसी के अंदर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद में दोस्तों आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण यानी कि रूडा के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए आफरी के बारे में, आफरी का मुख्यालय है दोस्तों जोधपुर के अंदर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए काजरी का मुख्यालय, तो काजरी का मुख्यालय भी दोस्तों जोधपुर के अंदर है दोस्तों। और रूडा का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है दोस्तों। रूडा जो है वो GI टैग देने का कार्य करती है। जैसे मेहंदी सोजत की मेहंदी जो है तो उसको GI टैग मिला है ना हाल ही में। तो नवीनतम GI टैग के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि नवीनतम GI टैग किसे मिला है, तो ये जो रूडा है दोस्तों जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है वो देने का, भौगोलिक संकेतन देने का कार्य करती है। भौगोलिक संकेतन देने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। और इसके द्वारा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, ग्रामीण और गैर कृषि यानी कृषि के अलावा जो कार्य है उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसके द्वारा कार्य किए जाते हैं दोस्तों। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नवीनतम GI टैग किसे दिया गया है, तो दोस्तों सोजत की मेहंदी को दिया गया है दोस्तों। 2021 में नवीनतम GI टैग दिया गया है, यानी कि भौगोलिक संकेतन जो दिया गया है वो रूडा द्वारा दिया जाता है। और इसे राजस्थान की जो नवीनतम GI टैग है वो सोजत की मेहंदी को दिया गया है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं दोस्तों नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, पहले तो मैं इसकी आपको स्थापना करवाऊंगा कि स्थापना इसकी कब की गई। स्थापना इसकी दोस्तों 1 जनवरी 2015 को की गई दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना। इसके बाद में दोस्तों इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, यानी अभी जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं तो वो इसके अध्यक्ष हैं, PM नरेंद्र मोदी। इसके बाद में दोस्तों उपाध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए तो अभी हाल ही में दोस्तों सुमन के बेरी नाम के एक व्यक्ति को, जो कि अर्थशास्त्री है, उन्हें उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। सुमन के बेरी, तो सुमन के बेरी नाम के एक व्यक्ति को, जो कि क्या है दोस्तों अर्थशास्त्री है, उन्हें नियुक्त किया गया है उपाध्यक्ष के पद पर। और दोस्तों इसके CEO दोस्तों रामेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है दोस्तों हाल ही में। अभी थोड़े ही दिन पहले CEO
नियुक्त किया गया है। और इसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और नए क्वेश्चन हैं। तो रामेश्वरन अय्यर हो गया दोस्तों सीईओ, और सुमन के बेरी कौन है दोस्तों, उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त है। इनसे पहले अगर पूछ लिया जाए तो इनसे पहले दोस्तों राजीव कुमार इनसे पहले दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे। और सीईओ के पद पर दोस्तों अभी अमिताभ कांत, रामेश्वरन अय्यर से पहले जो सीईओ थे दोस्तों वो अमिताभ कांत थे, और रामेश्वरन अय्यर को अमिताभ कांत की जगह सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यूएन महासभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो यूएन महासभा के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो है अब्दुल्ला शाहिद है, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री है दोस्तों। अब्दुल्ला शाहिद कौन है दोस्तों, मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो कि क्या है दोस्तों, यूएन महासभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास डेफ ओलंपिक के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों इसका आयोजन जो है वो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया। डेफ ओलंपिक का आयोजन दोस्तों ब्राज़ील में किया गया। और भारत की तरफ से हमारे राजस्थान में जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, गोरांशी शर्मा नाम की एक खिलाड़ी है दोस्तों। डेफेल जो राजस्थान से बिलोंग करती है, राजस्थान के कोटा राजस्थान से है। और इनका संबंध अगर पूछ लिया जाए, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल भी जीता है दोस्तों डेफ ओलंपिक के अंदर। तो बैडमिंटन में गोल्ड जीता है दोस्तों डेफ ओलंपिक के अंदर। डेफ ओलंपिक का मतलब हो गया दोस्तों जो गूंगे बहरे बच्चों के लिए इन गेम्स यानी डेफ ओलंपिक का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो ब्राज़ील के अंदर इसका आयोजन किया गया। और राजस्थान में दोस्तों गोरांशी शर्मा नाम की एक लड़की है जिसने बैडमिंटन में क्या लिया है, गोल्ड लिया है। और गूंगे बहरे बच्चों के लिए इसका आयोजन किया जाता है, और इस बार इसका आयोजन ब्राज़ील के अंदर किया गया। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, युविका प्रोग्राम जो है, युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम हो गया। युविका 2022 यानी युविका का मतलब हो गया यंग इंडिया प्रोग्राम। इसके तहत दोस्तों जो युवा होते हैं उनमें से क्या होता है कि एक यंग साइंटिस्ट को चुना जाता है। तो राजस्थान के शौर्य यादव को यंग साइंटिस्ट चुना गया दोस्तों, यंग साइंटिस्ट चुना गया है। शौर्य यादव जो है दोस्तों वो हिंडोली बूंदी से बिलोंग करता है। शौर्य यादव कहाँ से बिलोंग करता है दोस्तों, हिंडोली बूंदी से बिलोंग करता है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, ये पुरस्कार दोस्तों लगातार दूसरी बार झुंझुनू चिड़ावा पंचायत को मिला है दोस्तों। पुरस्कार से लगातार दूसरी बार
झुंझुनू झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति है दोस्तों, चिड़ावा पंचायत समिति को दिया गया है दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों SIPRI सिपरी। सिपरी के अंदर दोस्तों इसकी रिपोर्ट आई थी 25 अप्रैल 2022 को दोस्तों, इसकी एक रिपोर्ट आई। तो सिपरी का मतलब होता है दोस्तों वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट आई थी दोस्तों 2022 में, यानी 25 अप्रैल 2022 में 2021 की रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार दोस्तों क्या होता है, ये जो रिपोर्ट आती है दोस्तों, इसके अनुसार ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री या सेना के ऊपर जो दोस्तों खर्च किया जाता है वो कौन सा देश कर रहा है। तो इसके अनुसार दोस्तों फर्स्ट स्थान पर USA अपनी मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड स्थान पर चाइना और थर्ड स्थान पर दोस्तों इंडिया। थर्ड स्थान पर है दोस्तों इंडिया, यानी इंडिया तीसरे स्थान पर, दुनिया में तीसरे स्थान पर ऐसा देश है जो क्या कर रहा है दोस्तों, जो अपनी सेना और सुरक्षा से संबंधित जो खर्चा है वो सबसे ज़्यादा कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए ऊर्जा प्रवाह के बारे में। ऊर्जा प्रवाह क्या है, तो दोस्तों ये एक जहाज़ है पानी में चलने वाला, जो कि क्या करता है दोस्तों, पेट्रोलियम और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। और इसे दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। इसकी लंबाई दोस्तों 36 मीटर की इसकी लंबाई है। 36 मीटर लंबाई का ये दोस्तों एक जहाज है जो क्या करता है दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ जल को ले जाने के लिए इस कार्य में इसको उपयोग में लिया जाता है। यानी ऊर्जा से संबंधित जो कार्य होता है दोस्तों उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि स्नेक पार्क राजस्थान में पूरे देश का दोस्तों पहला स्नेक पार्क, देश का पहला स्नेक पार्क आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये कोटा के हर्बल पार्क में इसे बनाया जा रहा है दोस्तों। कोटा में एक हर्बल पार्क है दोस्तों, हर्बल पार्क, जहाँ पर क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसको बनाया जा रहा है। कोटा में हर्बल पार्क में विकसित किया जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए थार महोत्सव के बारे में। थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि थार महोत्सव बाड़मेर में इसका आयोजन किया जाता है। और अभी क्या किया गया दोस्तों, 28 से 30 मार्च 2022 को इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। इतिहास, कला, संस्कृति और पर्यटन एवं हस्तशिल्प को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। और 2022 में 10 साल पहले इसका आयोजन किया गया था और अभी इसे दोबारा शुरू किया गया है दोस्तों। दो हजार बारह में 10 साल पहले इसका आयोजन किया जाता था दोस्तों। अभी इसका दोबारा आयोजन शुरू किया गया है, इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। थार महोत्सव, स्नेक पार्क का आपको पता चल गया कहाँ पर है दोस्तों, कोटा के अंदर है। अबेड़ा, अगर आपसे पूछ लिया जाए अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, कोटा के अंदर है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला अमृत सरोवर,
तो भारत का अगर दोस्तों पहला अमृत सरोवर के बारे में पूछ लिया जाए तो यूपी के रामपुर में है, यूपी के रामपुर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अमृत सरोवर मिशन, ये एक अलग सिस्टम है दोस्तों, और इसके बारे में पूछ लिया जाए कि अमृत सरोवर मिशन के बारे में, तो दोस्तों पीएम मोदी जी द्वारा इसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में अमृत सरोवर मिशन को शुरू किया गया है। इसके तहत दोस्तों क्या किया जाएगा, जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा और नए जल निकाय बनाए जाएंगे दोस्तों। हर जिले में लगभग 1 एकड़ या उससे अधिक भूमि पर जल निकाय बनाया जाएगा और प्रत्येक जिले में 75 जल निकाय बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। इस मिशन के तहत एक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। और दोस्तों ये अमृत सरोवर मिशन जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में से शुरू किया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस दोस्तों मनाया जाता है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों WTO के बारे में। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है जो दोस्तों, मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय है। और दोस्तों WTO के अंदर 164 देश शामिल है, 164 देश। और मैंने आपको बताया था WHO के अंदर 194 देश शामिल है और WHO के अंदर WTO के अंदर दोस्तों 164 देश शामिल है इस संस्था के अंदर। और इसकी जो अध्यक्ष है या महानिदेशक है दोस्तों, महानिदेशक है वो कौन है दोस्तों, पहली महिला महानिदेशक है। और नागोजी ओकाजा इबेला जो है वो इसकी पहली महिला महानिदेशक है दोस्तों, नागोजी ओकाजा इबेला। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 5 जून 1972 को स्थापना की गई थी दोस्तों UNEP को, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी दोस्तों। कब की गई थी, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो नैरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय है दोस्तों, नैरोबी केन्या के अंदर। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं। तो राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं।
राजस्थान के अंदर 4 टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसमें से पहला है रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट। कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर है, सवाई माधोपुर में है। और दोस्तों इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा 1973 को दिया गया। 1973 को इसको टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा मिला और नेशनल पार्क का दर्जा दोस्तों 1984 के अंदर दिया गया था। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है सरिस्का। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों कहाँ पर आता है आपको पता ही है, अलवर के अंदर। दूसरा राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों सरिस्का, अलवर के अंदर आता है दोस्तों। इसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में दोस्तों 1979 को चिन्हित किया गया और नेशनल पार्क के रूप में दोस्तों इसे 1990 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। इसके बाद में हमारे पास दोस्तों तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है मुकुंदरा हिल्स दोस्तों झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ बूंदी चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों आता है ये। और इसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में दोस्तों 2013 के अंदर नामित किया गया। 2013 में इसे दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में नामित किया गया और नेशनल पार्क के रूप में दोस्तों इसे 2012 के अंदर नेशनल पार्क बनाया गया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर पर जो कि राजस्थान का नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट है, राजस्थान का नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों रामगढ़ वेशधारी। अगर देश का पूछ लिया जाए देश का नवीनतम, तो दोस्तों गुरु घासीदास टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 53वां देश का नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट है और ये 52वां। राजस्थान का तो चौथा है और देश का दोस्तों 52वां।